दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने सौंदर्य शास्त्र की इस क्लास में हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। सौंदर्य शास्त्र के रूप में आज हम लोग देखेंगे कि वेस्टर्न और इंडियन दोनों कलाकारों को देखेंगे और इसमें जितने भी इसके पहले कंटेंट हैं उनको देखेंगे। और उसमें निखिल जी वो पीडीएफ लगा दिए हैं, ठीक है। तो उसके साथ ही हम लोग दूसरे से जुड़ेंगे। तो इसमें शेयर कर दीजिए निखिल जी। तो आज हम लोग अपने सौंदर्य शास्त्र की क्लास में देखेंगे कैसे कौन कौन से विद्वान वेस्टर्न के हैं और कौन कौन से भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं। इन सभी का हम लोग अवलोकन करेंगे। तो आइए अपनी क्लास पर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सौंदर्य शास्त्र की यह क्लास है। इस क्लास में दोस्तों यहाँ से आपको रूपांकन की ये यूनिट में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपके पास जरूर आता है। एक क्वेश्चन आपको हमेशा यहाँ से मिलता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट से सौंदर्य शास्त्र आपको मिलने वाला है, कन्फर्म, ये गारंटी है। आशीष कुमार, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है। अभी इस क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिए, ग्रुप में भी आशीष जी शेयर कर दीजिए, विनय जी भी नमस्कार, आप भी जो है शेयर कर लीजिए। जो है अब ये क्लासें लगभग आपको चलती रहेंगी। यहाँ से अगर आप इस समय जुड़ जाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। आप एक इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके वहाँ से आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी ये क्लास एकदम रेगुलर आपको सुबह 7 बजे मिलेगी और हर सेगमेंट एकदम बिल्कुल परफेक्ट नए क्लेवर में और नए पैटर्न के साथ आपको मिलेगा। लाइक कर लीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं अपने ग्रुप में हैं उनको शेयर कर लीजिए। और ये अभी क्लासें आपको हमेशा मिलने वाली है। तो आइए अपने क्लास में आते हैं। सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र क्या है इसके परिचय के बारे में देखेंगे। तो आइए अपनी क्लास में आते हैं, देखते हैं कि क्या हम लोगों को पहली क्या सौंदर्य शास्त्र के रूप में हम लोग आज की क्लास में हम लोग सौंदर्य शास्त्र देखेंगे। सौंदर्य शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस सौंदर्य शास्त्र क्या है इसका पहले परिचय देखेंगे, फिर वेस्टर्न के रूप में देखेंगे और फिर उसके बाद जो है इसके में यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, इसको डाटा ऑन कर लीजिएगा। तो सौंदर्य शास्त्र क्या है इसका परिचय, फिर उसके बाद इसके कौन कौन से वेस्टर्न हैं, कौन कौन से आधुनिक विचारक हैं और कौन कौन से भारतीय विचारकों ने हैं, कौन पहला है, इन सभी के बारे में देखेंगे। सौंदर्य शास्त्र के कितने सिद्धांत हैं, इनकी रचनाएं क्या हैं, ये सभी देखते हैं। सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र का परिचय देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। परिचय, सौंदर्य शास्त्र को एस्थेटिक भी कहते हैं। एस्थेटिक्स भी कहते हैं। और इसे एस्थेटिक शब्द जो है यह यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के एस्थेटिकोस शब्द से निकला है। एस्थेटिकोस शब्द से यह निकला हुआ है। किस शब्द से? एस्थेटिकोस शब्द से यह निकला हुआ है। एस्थेटिकोस शब्द से यह निकला हुआ है। एस्थेटिक शब्द जो है, चूंकि यह यूनानी भाषा का शब्द है और यहाँ से इसकी उत्पत्ति का पहले दोस्तों यह एक दर्शन शास्त्र का विषय था। किसका था? दर्शन शास्त्र का विषय था। यह फिलॉसफी का विषय था। सौंदर्य शास्त्र सबसे पहले यह दर्शन शास्त्र का विषय था। किसका? दर्शन शास्त्र का विषय था। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लापरवाही मत करिएगा वरना एक भी क्वेश्चन आपको मिस होने पर बहुत ज़्यादा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
तो यहाँ से आप दोस्तों इस क्लास से जुड़ सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं। अभी ये जो है बिल्कुल शुरू से हो रहा है, इसके पहले 4-5 क्लासें हुई हैं। जो भी दोस्त हैं वो सभी लोग जो है यहाँ से जुड़कर ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने ही जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। आप अगर सर से जुड़ने के साथ यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट कर लेंगे, कोई समस्या आती है तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, या फिर सर से आप बात करके वहाँ से डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। तो आप पेड बैच में भी जुड़ जाइए, जिससे कि ये बैच आपको पूरा एकदम बिल्कुल रेगुलरिटी आपको मिलेगा। तो स्क्रीन पर नंबर आपका यहाँ चल रहा होगा, निकलिए, नंबर चल रहा है इस कॉल में। जैसे कि लड़के जुड़ना चाह रहे हैं तो नंबर कौन सा रहेगा? अच्छा, स्क्रॉलिंग में नंबर आपका चल रहा है, नीचे देख सकते हैं। उस नंबर पर आप एके एजुकेशन पर आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप एडमिशन के लिए भी तुरंत कर सकते हैं। तो अभी आप अगर जुड़ते हैं तो कुछ बच्चों के लिए जो है ज़्यादा आपको सहूलियत रहेगी, और सर से बात करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ सहूलियत हो जाएगी। लेकिन जब ज़्यादा पीछे हो जाएंगे तो फिर शायद सर भी ना कर पाएँ, इसलिए आप यहाँ से जुड़ने का तुरंत प्रयास करिए। तो आइए जो है कम से कम इस क्लास को लाइव रहिए, जिससे कि कारण ये है कि आपकी और भी दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो यह सौंदर्य शास्त्र जो है यह एस्थेटिकोस शब्द से निकला है, एस्थेटिक्स शब्द है, और यह यूनानी भाषा का शब्द है, और इस शब्द के एस्थेटिकोस शब्द का से यह निकला हुआ है। इस दर्शन शास्त्र को, सौंदर्य शास्त्र को एस्थेटिक्स कहते भी हैं, एस्थेटिक कहते हैं। और इसके जनक जो है, सौंदर्य शास्त्र के जो जनक हैं, इसके जनक, एस्थेटिक शब्द के जो जनक हैं वह है बामगार्टन है। बामगार्टन, क्या नाम है? बामगार्टन। और बामगार्टन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म जो है यह जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के हैं। और इनका जो जन्म परिचय है वह है कि इन्होंने 1714 में इनका जन्म हुआ था, और 1762 ईस्वी में इनकी मृत्यु थी। तो ईस्वी में ये थी। इन्होंने जो है इस जो सौंदर्य शास्त्र लिखा था, इनकी रचना जो है बामगार्टन की वह है एस्थेटिक रचना है। इनकी रचना भी एस्थेटिक्स से इनकी रचना है। रचना कौन सी? एस्थेटिक्स है। और इन्होंने 1750 ईस्वी में इसे लिखा था, अर्थात, और इन्हें दर्शन सौंदर्य शास्त्र का, यानी कि सौंदर्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। सौंदर्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है किसे? इन बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है, या कह सकते हैं फादर ऑफ एस्थेटिक। फादर ऑफ एस्थेटिक भी इन्हें कहा जाता है। किसे? इन्हें बामगार्टन महोदय को। कारण क्या था कि इसके पहले जो आशीष कुमार, आप ऐप कौन सा है सर? ऐप के रूप में आप एके एजुकेशन आप देखेंगे तो एके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो आप उसे देख सकते हैं। जैसे भी आप सर्च करेंगे एके एजुकेशन आप सर्च करेंगे उस पे तो तुरंत आ जाएगा, और वहाँ पे जो है आर्ट की क्लास आप अर्ज करते हैं। अपने भी बच्चों को शेयर कर लीजिए, जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर लीजिए, और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उनके लिए लाभ है। और क्लास तो कम से कम रेगुलर देखिए ही, जब तक यह चल रही है, पेड बैच में चल रही है, तब तक आप देखते रहिए, उसके बाद आप ज्वाइन हो जाइएगा जो है। तो ठीक है, आप तो यह जो है एस्थेटिक, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। यह गारंटी है कि इस टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, कला के रूप में एक क्लास आपको जरूर मिलेगा। रेणु यादव जी, गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, स्वागत है रेणु जी। जो है आप अपने सभी जो है ग्रुप में शेयर कर लीजिए, और अपने बच्चों को यहाँ से जोड़ लीजिए। यहाँ आपको मिल नहीं रहा है सर जी, मिलेगा। आप सबसे पहले जो है एके एजुकेशन, A-K- फिर उसके बाद एजुकेशन डालेंगे तो यूट्यूब पे तो तुरंत सर्च में आ जाएगा। तो जब आएगा तो वहाँ पर देखिएगा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। और अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, जो है लिंक मैंने शेयर कर दिया है होगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद इसे रेगुलरिटी कर लीजिए। यहाँ से आपको सारी
पूरी एक से क्लास से लेकर आपको अंत तक पूरी क्लास आपको रिवाइड हो जाएगी। और यह बहुत ही अभी मिनिमम फीस में चल रहा है। बाद में चूंकि मैंने यह नया चैनल ज्वाइन किया है जो है एक एजुकेशन जो है, और आप यहाँ से तुरंत जुड़ सकते हैं। और अभी भी अगर आप उड़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगी। अब वो कहने की बातें नहीं हैं, आप अंडरस्टूड है, आप समझ सकते हैं। तो आइए, फादर ऑफ एस्थेटिक बामगार्टन को कहते हैं। कारण क्या था? इससे सौंदर्य शास्त्र सबसे पहले इस दर्शन शास्त्र का विषय था। किसका? इस दर्शन शास्त्र का विषय था। और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान के रूप में इसे मनोविज्ञान के रूप में जिसने अलग किया था वह फैचनर महोदय थे। क्या नाम था? फैचनर महोदय थे। इन फैचनर महोदय ने मनोविज्ञान के रूप से इसे अलग करके, दर्शन शास्त्र से अलग कर मनोविज्ञान के रूप में स्थापित कर दिया जो है। चलिए, तो मनोविज्ञान के रूप में फैचनर महोदय ने यह किया था। मनोविज्ञान के रूप में फैचनर महोदय ने यह स्थापित किया था, जिसमें मनोविज्ञान के रूप में इन्होंने स्थापना किया था। और बाकी दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान के रूप में फैचनर ने स्थापित किया था। लेकिन इस मनोविज्ञान से सौंदर्य शास्त्र के रूप में सौंदर्य शास्त्र के रूप में जिन्होंने स्थापित किया वह थे जो है आपके बामगार्टन। कौन थे? बामगार्टन महोदय। सौंदर्य शास्त्र के रूप में जिसने स्थापित किया था वह बामगार्टन थे। और बामगार्टन ने ये लर्निंग वाला चैनल अपना है क्या? बामगार्टन थे। सौंदर्य शास्त्र के रूप में किसने स्थापित किया था? तो बामगार्टन के रूप में थे जो है। सौंदर्य शास्त्र के रूप में बामगार्टन ने किया था। बामगार्टन खासकर जो है सौंदर्य शास्त्र के जनक भी थे। और इन्होंने जो है एस्थेटिक्स रचना जो किया था, एस्थेटिक्स किया था। और एस्थेटिक्स के रूप में यहाँ से जो है आपको मिलता, क्योंकि एस्थेटिक्स शब्द जो है यह इंद्रिय विज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान का यह विज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। और इसी इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान इन्हें कहा गया है। किसने कहा? जो कि यह बामगार्टन महोदय ने कहा था। और खासकर जब इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है तो इसे वस्तुबोध का विज्ञान भी कहते हैं। वस्तुबोध का भी विज्ञान कहते हैं। वस्तुबोध क्या विज्ञान के रूप में क्या है कि जब किसी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां कितनी हैं? 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियों के रूप में हैं। जैसे कि आपकी इंद्रियों की 5 हैं। आप जानते हैं जो है कि इन तत्वों में भी 5 हैं और इंद्रियां भी 5 हैं। त्वचा है, जिह्वा है, नाक, कान, श्वास, ये सभी जो है 5 इंद्रियां हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों के रूप में इन्हें जो है सौंदर्य शास्त्र को जाना जाता है। और इसी सौंदर्य शास्त्रों को बामगार्टन ने कहा था कि आनंद कैसे प्राप्त होता है, यह सौंदर्य शास्त्र के रूप में आना जाता है। यहीं से आपको वस्तु बोध का, यानी कि जब हम वस्तुओं को जानते हैं तो वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। जैसे प्रकृति में तत्व होते हैं क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, वही सेम जो है इंद्रियों के माध्यम से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिसमें नाक से सूंघने का काम करते हैं, आँख से देखने का काम करते हैं, दृश्य है, कान से जो है सुनने का, जो है मुंह से बोलने का, और त्वचा से स्पर्श का माध्यम ज्ञात करते हैं। तो इन सभी इंद्रियों के माध्यम से हम वस्तुबोध को जानते हैं। और इसी रूप में जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें इंद्रियों से इनका ज्ञान होता है। सौंदर्य शास्त्र के रूप में यहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। और यह है, हमेशा यह ध्यान रखिए कि जब सौंदर्य शास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो यह कलात्मक वस्तुबोध का विज्ञान है। यानी कि जब आप इंद्रियों के माध्यम से
किसी चीज़ को, जैसे कला है, तो कला को आप जानेंगे कैसे? मान लीजिए आप जो है अंधे हैं, तो आपके पास और 2 इंद्रियाँ हैं ना, और भी 4 इंद्रियाँ हैं, तो उनके माध्यम से जैसे स्पर्श से जानेंगे, या वस्तु-बोध को स्पर्श करके जान लेंगे, या चिकना है, या फिर यह है प्लेन समतल है। तो ये चीज़ें जो है आप जान सकते हैं। इसी रूप में जो है, जैसे आप वस्तुबोध के रूप में जान सकते हैं कि वस्तुएं देखने पर आप जान जाएंगे कि उसकी क्या है, या सुनने से। तो ये पांचों इंद्रियों के माध्यम से ही इसका प्रभाव होता है। इसी संदर्भ में आपके जो है हीगल महोदय, हीगल हीगल ने इसे वस्तुबोध को जो है संपूर्ण वस्तु का विज्ञान कहा है। संपूर्ण इंद्रिय विज्ञान कहा है। संपूर्ण इंद्रिय विज्ञान कहा है संपूर्ण इंद्रिय विज्ञान कहा है। अर्थात संपूर्ण इंद्रिय विज्ञान का मतलब यह है कि जब आप किसी वस्तु बोध को जो जानते हैं, तो उसके हर एक पहलू को उसी बेस पर आप महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए इंद्रिय बोध के रूप में अगर आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, या फिर उसको सुनने के माध्यम से करते हैं, जैसे संगीत है, या फिर आप देखकर जो है कलात्मक देख सकते हैं कि कौन कितना सुंदर है, या फिर आप यह महसूस कर सकते हैं कि उसके बोलने की संगीत के माध्यम से भावों को स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इंद्रिय कुल मिलाकर यह है कि जब किसी इंद्रिय बोध के माध्यम से किसी वस्तु बोध का ज्ञान प्राप्त होता है, तो उसे सौंदर्य शास्त्र के रूप में, चाहे वह सौंदर्य हो, चाहे वह निर्जीव हो, चाहे वह स्टिल लाइफ हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप जान सकते हैं। कारण यहाँ से आपके क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, जब आप टीजीटी पढ़ते हैं तो टीजीटी में तो बेहतर कंडीशन रहती है कि आप छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे यहीं से, लेकिन जब आप पीजीटी के रूप में जाते हैं, तब वहां से आपको, तेजेन ठाकुर जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर, तो वहां पर आपको यह मालूम होता है कि कितने रूप में इसका है जो है। क्योंकि स्त्री बोध के रूप में जो है, जब आप इंद्रिय बोध में जाते हैं तो आप स्पर्श करके जान सकते हैं। आप ललित कला जैसे चित्रकला, मूर्त कला, वास्तुकला, संगीत कला, और कहाँ पर है इंद्रिय कला, कहाँ पर है जो है, तो इस है रूप में जो है आप देख सकते हैं। खासकर यह ध्यान रखिए कि जब आप इंद्रिय बोध के रूप में जुड़ते हैं, तो वहां से आपको ये चीजें मालूम होती हैं। अगला जो है सौंदर्य शास्त्र के जो हीगल ने संपूर्ण इंद्रिय विज्ञान कहा है, इन्होंने जो है इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक का नाम है, हीगल महोदय की पुस्तक है, हीगल महोदय की पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। यह फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट जो है, यह हीगल की महोदय की पुस्तक है। इसे जो है, इनकी एक और पुस्तक है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। तो दोनों पुस्तकें हैं, और इस फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में ही इन्होंने, हीगल महोदय ने कहा है कि इंद्रिय का विज्ञान है, यानी कि सौंदर्य शास्त्र संपूर्ण इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है। क्या है? तो संपूर्ण सौंदर्य के क्षेत्र से इसका संबंध है, संपूर्ण सौंदर्य के क्षेत्र से इसका, यानी कि इंद्रिय ज्ञान सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है। संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है। इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान है, जो कि इंद्रिय सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है। यह ध्यान रखिएगा, संपूर्ण क्षेत्र जब भी आ जाए, तब आपको हीगल की रचना करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में इन्होंने कला का वर्गीकरण दिया है।
ठीक। तो इंद्रिय ज्ञान सौंदर्य के संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है, संपूर्ण क्षेत्र से, इंद्रिय के संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए हीगल के बाद जो आप देखते हैं तो बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस पर टिप्पणी की हुई है। खासकर अगर आप सौंदर्य शास्त्र के रूप में देखते हैं तो यहाँ से जो है कुछ ऐसे विद्वान हैं जैसे कि पाश्चात्य विद्वान, पाश्चात्य विद्वान जो सौंदर्य शास्त्री, और पाश्चात्य के साथ साथ आपके जो है इनकी देश का नाम, किस देश के हैं ये भी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे खासकर आपको जो है ह्यूम महोदय कहाँ के हैं, ह्यूम ये जो है आपके यूके के हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम के हैं। रोजर फ्राई, रोजर फ्राई, रोजर फ्राई यह कहाँ की, यह भी यूके की हैं। संतायना यह यूएसए की हैं, अमेरिका की हैं। हीगल स्वयं यह जर्मनी के हैं। कांट बामगार्टन ये दोनों लोग जो है जर्मनी के हैं। जर्मनी के हैं। तो क्लाइवेल ये फ्रांस के हैं, फ्रांस के हैं। तो ऐसे जो है आपके कई ऐसे विचारक हैं यहां से ये जितने भी हैं यहाँ से आपको यह, चूंकि हीगल का जो विचारधारा है यहाँ से आपको जितने भी विद्वान जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो ह्यूम हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाता है कि किन देशों के कौन से विचारक हैं। ह्यूम कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। रोजर फ्राई कहाँ के हैं, यूके के हैं। संताना जो है यह यूएसए की हैं। हीगल महोदय यह जर्मनी के हैं। और कांट कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। जर्मनी के बामगार्टन भी हैं। क्लाइवेल भी है जो है फ्रांस के हैं। उसी तरह से विद्वानों में जो है कई ऐसे विद्वान हैं जो आपके और देशों में अन्य और भी हैं। जैसे कि विद्वानों में आपके क्लाइवेल तो मान लीजिए फ्रांस के हैं ही हैं, है। इन विद्वानों में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जैसे कि आपके क्रोचे हैं, क्रोचे महोदय ये कहाँ के हैं, तो ये इटली के हैं। इटली की, यहाँ से क्वेश्चन यह है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सभी जितने भी विद्वानों को मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको तुरंत टीजीटी में पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सभी विद्वान हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं। और ये सौंदर्य शास्त्री जो है ये किसी न किसी देश के हैं, इनका अपना सिद्धांत है। अभी इनके सिद्धांतों पर भी आएंगे, तब वहाँ पर आपको पहले ये यहीं से क्वेश्चन आपको टीजीटी में क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लिया जाता है। टीजीटी में क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लिया जाता है कि किस देश के कौन से हैं। जैसे कि आपसे यह पूछा गया था कि यह ह्यूम महोदय, यह टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ के, किस देश के निवासी थे, सौंदर्य शास्त्री हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश के सौंदर्य शास्त्री हैं जो है। तो ये सौंदर्य शास्त्री किस देश के हैं, ये अभी मैं वेस्टर्न पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको खासकर सौंदर्य शास्त्र के बारे में जो मैं बता रहा हूँ ये सौंदर्य शास्त्र के है। और ये सौंदर्य शास्त्र के विद्वान हैं। इसके पहले जो मैंने, अगर आप शुरू से पढ़े होते तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आपस में मत लिए, जो है हर व्यक्ति को जो है समझने का या पूछने का अधिकार होता है। चलिए, तो ये फिलॉसफी जो अब तक मैंने समझाया कि सौंदर्य शास्त्र क्या है, उसको जो लेट से जुड़ने पर यह होता है कि थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ये
देखिए कि जब आप किसी कंटेंट को शुरू से अगर नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आता जो है। तो वही मैं बता रहा था कि ये जितने भी विद्वान हैं ये टीजीटी में पूछे जाते हैं कि कला के रूप में कि सौंदर्य शास्त्री कौन कौन सौंदर्य शास्त्री किस देश से संबंधित है, या मिलान के रूप में दिया जाता है। जैसे ह्यूम और रोजर फ्राई, संतायना, हीगल, आपको 4 दिया गया, इधर आपको कूट दे देगा कि किस देश के हैं। टीजीटी में जो है आपको 13 में ये पूछा गया था कि वह कौन सा ह्यूम किस देश के सौंदर्य शास्त्री हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब सौंदर्य शास्त्री होते हैं वो आपको बताना होता है कि किस देश के सौंदर्य शास्त्री हैं जो है। तो ये मैं बता रहा था कि कहाँ से थे। इसी रूप में आपको जो क्रोचे हैं वो इटली के हैं, यह व्यंजनावादी विचारक थे क्रोटे। रस्किन महोदय हैं, रस्किन जो है यह भी यूके के हैं। टॉलस्टॉय हैं, टॉलस्टॉय यह जो है आपके रशियन लेखक थे, रसिया के हैं, यानी रूस कह सकते हैं। रशिया के टॉलस्टॉय, इन्हीं की पुस्तक का नाम है व्हाट इज आर्ट, आर्ट क्या है, और इन्होंने जो है विधिवत रूप में कला क्या है इसके बारे में किया। तो यहाँ से सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में आप जान लीजिए। ये सेगमेंट सिर्फ सौंदर्य शास्त्री का है जो कि आपको मिलते हैं। इनके बाद जो है आपको जो सौंदर्य शास्त्रियों के रूप में अब भारतीय सौंदर्य शास्त्री देख लेते हैं कौन कौन से सौंदर्य शास्त्र के रूप में भारतीय सौंदर्य शास्त्री रहे हैं। आइए देखते हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्री कौन कौन से हैं। अब तक हम लोगों ने वेस्टर्न देखा सौंदर्य शास्त्र, अब भारतीय सौंदर्य शास्त्र देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र देखते हैं, सौंदर्य शास्त्री देखते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय देखते हैं, भारतीय सौंदर्य शास्त्री देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों में कौन कौन से हैं ये देखना है कि क्योंकि भारतीय सौंदर्य शास्त्र क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जब सौंदर्य शास्त्र क्या है, यह खासकर सुंदरता यानी कि जो भारतीय ललित कला है उसी को वेस्टर्न में सौंदर्य शास्त्र के रूप में जाना जाता है। सौंदर्य शास्त्र के रूप में मैंने बताया कि बामगार्टन इसके जनक हैं, और यही जो है इंद्रिय बोध का विज्ञान है। इंद्रियों के माध्यम से जब हम भावों को समझते हैं, यानी उस जो है इमोशनल को समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को समझते हैं, तब उसे जो है सौंदर्य शास्त्र के रूप में, यह जो है बामगार्टन ने इसे सौंदर्य शास्त्र को वेस्टर्न के रूप में किया, जहाँ पर हम इसे आज कला के रूप में इसे देखते हैं वहीं जो है इसे सौंदर्य शास्त्र के रूप में देखा जाता है। लेकिन खासकर जो है जो भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों के रूप में है, तो भारत में सौंदर्य शास्त्र में प्रथम सौंदर्य शास्त्री जो प्रथम भारतीय सौंदर्य शास्त्री देखा जाता है, प्रथम भारतीय सौंदर्य शास्त्री के रूप में सौंदर्य शास्त्री किसे माना जाता है, तो इसमें खासकर भरत मुनि का नाम लिया जाता है। भरत मुनि का नाम लिया जाता है। भरत मुनि हैं, ये जो है इनकी पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र है, और इन्होंने जो है नाट्यशास्त्र में जो है भरत मुनि नाट्यशास्त्र में ही इन्होंने इस सौंदर्य शास्त्र का वर्णन किया था। खासकर इस सेगमेंट में जहाँ नाट्यशास्त्र के रूप में यहीं पर इन्होंने 8 रसों का वर्णन किया था, 8 रसों का वर्णन किया था, और भावों के रूप में जो है भाव कहते तो इन्होंने 8 रसों के साथ 8 भावों का वर्णन किया है। इन रसों को अथर्ववेद से इन्होंने ग्रहण किया था, रसों को अथर्ववेद से ग्रहण किया गया था, अथर्ववेद से ग्रहण किया था और जो लिया गया था। इसलिए भावों के रूप में जो इन्होंने जो भाव होते हैं वो हम भावों को समझते कैसे हैं, यही जो है आज बताने का मेरा प्रयास है कि भावों को कैसे समझते हैं। जब भाव आपके अंदर में उठे हुए, जैसे मान लीजिए आप गाना सुनते हैं कहते हैं वाह बहुत अच्छा है, तो क्या आपको अंदर कोई भाव जगा कि एकदम बिल्कुल निर्भाव हैं? तो अगर आप भाव को समझते हैं तो वही जो है आपको अस्थाई भाव उसका होता है। जैसे कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो वहाँ से आपको अस्थाई भाव मिलता है। और इसी संदर्भ के रूप में भरत मुनि ने दिया था। भरत मुनि ने कुल जो है जो अस्थाई जो भावों की संख्या जो है भाव इन्होंने जो बताए थे, कुल जो है भाव इन्होंने 49 भावों को बताया था। कितने थे? 49 भावों को जो है, जिसमें संचारी भाव जो है यह संचारी भाव खासकर आपके 33 संचारी भावों को बताया था। अस्थाई भाव जो है इसमें अस्थाई भाव यह है आपका 8 अस्थाई भाव थे। और उसी तरह से सात्विक भाव
सात्विक भाव जो है वह आपके 8 हैं। कुल 49 भावों को बताया गया है। इसी तरह से क्योंकि इन भावों को तभी जान पाएंगे जब आप सजीव व्यक्ति हैं, जैसे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप तभी जान पाएंगे जब इसके प्रारूप को शुरू से समझेंगे, आप इसके भावों को समझेंगे। जब आप यही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको उत्पत्ति से बताया था, क्योंकि आपको मैंने सबसे पहले आपको उत्पत्ति से बताया था कि क्या उत्पत्ति है, यानी कि सौंदर्य शास्त्र का परिचय मैंने पहले दिया था। जब आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप बीच से जुड़ने पर उस चीज को नहीं समझेंगे। कारण क्या है कि मैंने सबसे पहले बताया कि सौंदर्य शास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, कहाँ से हुई। यह अस्ट्रिटकोस शब्द से निकला है, और यह है खासकर सौंदर्य शास्त्र जो है दर्शन शास्त्र का विषय था, जिसे दर्शन शास्त्र से जो है मनोविज्ञान में जोड़ने वाले फैशनर महोदय थे। और फैशनर महोदय के बाद इस मनोविज्ञान को सौंदर्य शास्त्र के रूप में स्थापित करने वाले बामगार्टन थे, और इन्होंने इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान या वस्तुबोध का विज्ञान इसे माना था। खासकर सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे कहते हैं तो यह बामगार्टन है, जो कि जर्मनी के थे, और इन्होंने एस्थेटिक सब जो है पुस्तक की रचना किया था। एस्थेटिक इनकी पुस्तक का नाम भी इनकी पुस्तक का नाम है, ग्रंथ है, एस्थेटिक है, इन्होंने 1750 ईस्वी में लिखा था। यही बताने का तात्पर्य था जो मैं आपको सौंदर्य शास्त्र बता रहा था। कला सिर्फ दोस्त यह नहीं है के लिए कि तब तक आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे जब तक आप टीजीटी के उस बेस पहलू पर रहेंगे, क्योंकि यह आपका बेसिक है। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक सिर्फ आप कला के अंग और कला के तत्व को ही जानकर आप कला टीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जब तक आप पूरा कंटेंट नहीं समझेंगे तब तक आप किसी सब्जेक्ट का शॉर्टकट नहीं होता। तो सभी दोस्त जो है इस चीज़ को समझेंगे, मैं अपेक्षा करता हूं। और यहाँ पर भारतीय सौंदर्य शास्त्र के रूप में, अभी पाश्चात्य में आता हूँ कि कौन कौन के सिद्धांत किसके हैं, वहाँ पर आता हूँ। पहले भारतीय सौंदर्य शास्त्र के बारे में आपको बता दें। जब आपको मैं यहाँ पर जो है अस्थाई भाव क्या है, जो मैंने आपको बताया, इस अस्थाई भाव इन भावों को तभी आप समझ पाएंगे जब आप इंद्रिय ज्ञान को जानेंगे। आपकी इंद्रियां 5 इंद्रियां होती हैं, और उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से आप इस पूरी दुनिया का अनुभव कर पाते हैं, और उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से आपको यह अस्थाई भावों का वर्णन मिलता है। और अस्थाई भाव क्या है, यही सौंदर्य शास्त्र के रूप में वर्णन किया जा रहा है। सिर्फ आप कला शब्द से ही इसको मत आंकिए, कला के बाद भी बाहर से भी जो है वेस्टर्न में बनाया गया है उनको भी आपको देखना है। आइए, तो अस्थाई भाव क्या होते हैं? जब आपके मन के उद्गार, यानी कि जब किसी चीज को सुनते हैं, जब उन मन से, जैसे श्रृंगार रस है तो उसका अस्थाई भाव क्या है, रति है। उसी तरह से इस अस्थाई भाव में जो है 2 रूपों में आपको मिलते हैं, विभाव और अनुभाव। अस्थाई भाव कितने हैं? विभाव और अनुभाव। विभाव और अनुभाव। विभाव जो के 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन, इसके 2 भेद हैं विभाव के। उसी तरह से अनुभाव के 3 भेद हैं, सात्विक, कायिक और तीसरा है मानसिक। ये 3 भेद होते हैं, और इन्हीं 3 भेदों में मैंने आपको सात्विक, जैसे सात्विक है इसका, और इस विभाव यानी कि अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है, 49 होती है भावों की, और उन भावों में यह आपका वर्णन है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भावों को मैं आपको जब भाव बताऊंगा, जब मैं आपको रूप भेदा प्रमाण यानी भाव लावण योजना जब आपको, तब मैं वहाँ पर भाव पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पर कौन सा रस है, किस रस का अस्थाई भाव है, और उसका रंग क्या है, और उसके जो है लक्षण क्या है, तब वहाँ पर मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। यहाँ पर चूंकि सौंदर्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इतना यहाँ पर बता दिया है। और बाकी जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर जैसे संचारी भाव से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने हैं, अस्थाई भाव कितने हैं, वो भी अस्थाई भाव सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने हैं, और भरत मुनि के अनुसार कितने हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार अस्थाई भाव सौंदर्य शास्त्र के रूप में अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? यह 9 होती है। कितनी है?
तो कुल 9 हैं, 9 हैं। बल्कि कुछ जगह पर जैसे सम्रांगण सूत्रधार ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जहां पर 11 संख्या मिलती है। कितनी जो है 11 संख्या आपको मिलती है। 11 सौंदर्य शास्त्र के रूप में अस्थाई भावों की संख्या कितनी मिलती है? सौंदर्य शास्त्र के रूप में 9 है, वैसे भी 9 है समान रूप में, लेकिन सम्रांगण सूत्रधार एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर 9 रस मिलते हैं। कितने रस? 9 के साथ 11 रस, 11 रस मिलते हैं आपको, और उन 11 रसों के 11 स्थायी भाव हैं। खासकर 9वां रस जो जोड़ा गया था वह स्थायी भाव में, जो कि खासकर आपके इन में शांत रस को अंतिम रस माना जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वात्सल्य है, करुण है, अन्य भी और रस जोड़े गए 2, कुल मिलाकर 11 रस जो है सम्रांगण सूत्रधार में वर्णित मिलते हैं। यहाँ पर आपको मैं सौंदर्य शास्त्र के रूप में आ रहा हूँ, फिर से जो है अब आप समझिएगा। सौंदर्य शास्त्र के रूप में जो है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के रूप में गणना कैसे की जाती है, यह आपको अब देखना है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के रूप में जब आप देखेंगे तो इसके 3 रूप हैं। आपको 3 रूपों को देखना है। सबसे पहले जो है खासकर सौंदर्य शास्त्र के रूप में सत्व, सत, रज और तम, ये 3 गुण आते हैं। सत्व रज और तम, ये 3 गुण आते हैं सौंदर्य शास्त्र के। भारतीय संविधान की भारतीय शाश्वतता यानी शाश्वत जो धर्म है या शाश्वत सिद्धांत है, उनमें 3 सिद्धांतों का मिलता है, सत, रज और तम। जैसे आप यज्ञोपवीत धारण करते होंगे, अगर नहीं धारण करते तो भी जो है जान ही लीजिए कि यज्ञोपवीत के रूप में जब आप पढ़ते हैं जनेऊ के रूप में, तो उसमें 3 धागे होते हैं। वो तीनों धागे इस सत, रज और तम के प्रतीक माने जाते हैं। सत, रज, तम है क्या? सत को जो है सत्य के रूप में मानते हैं, सत्यम के रूप में मानते हैं, और यह रज जो है यह सुंदरम के रूप में है, सुंदरम के रूप में माना जाता है, और यह शिवम के रूप में माना जाता है, यानी शिव इसके प्रतीक है, शिवम के रूप में माना जाता है। और यही शिवम जो है सत्यम शिवम सुंदरम की जो है यह गणना की जाती है। हाँ, जब आप इसे भारतीय सौंदर्य शास्त्र में लेते हैं तो इसके प्रतिनिधि देवता कौन है? ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। इसके प्रतिनिधि देव ब्रह्मा है, और इसके प्रतिनिधि रजोगुण के प्रतिनिधि देव विष्णु हैं, और इसके जो है शंकर भगवान हैं या शिव हैं, इसके शिव हैं। यह तम है, यानी तम का मतलब अंधकार यानी मृत्यु के देवता हैं। यह सुंदरम अर्थात पालन पोषण के देवता हैं, और यह सृष्टि के अर्थात सृष्टि की रचना की जाती है, जो प्रकृति की कहा जाता है कि प्रकृति की रचना किसने किया है? इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया है। तो अगर यह है तो ब्रह्मा ने जो इसकी रचना किया उसे सत्य के रूप में है, और सत्य किसे कहते हैं? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात प्रकृति को सत्य कहते हैं, क्योंकि हम प्रकृति की ही तो नकल करते हैं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो सत्यम शिवम सुंदरम की यह धारणा है जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र की धारणा है। जबकि इसके पहले मैंने आपसे क्या बताया कि वेस्टर्न कल्चर में इसे जो है इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नास्तिकता की तरफ रहते हैं। उनका जो है वैज्ञानिक पृष्ठभूमि उनकी ज़्यादा है, तो वो उसको है। लेकिन हम उस वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ साथ इसे जो है शाश्वत यानी कि अपनी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में लेकर चलते हैं। यानी कि यह है आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। भारतीय सौंदर्य शास्त्र जो है यह हिंदुत्व के रूप में यानी कि शाश्वतता के रूप में है, इसे यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में कहते हैं। और पृथ्वी पर 2 चीजें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, पहली जो है प्रकृति, और दूसरी जिसे जन्म, और दूसरी मृत्यु। प्रकृति को हुई सत्य कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति क्या? मानव स्वयं प्रकृति का रूप है ना, मानव स्वयं। जैसे मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि 2 शिल्प होते हैं, एक प्रकृति शिल्प होता है, एक प्रकृति शिल्प होता है। प्रकृति शिल्प एक प्रकृति शिल्प है, और दूसरा जो है मानव शिल्प है, मानव शिल्प है शिल्प। और प्रकृति शिल्प में कौन चीजें आते हैं? जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, ये सभी प्रकृति प्रदत्त हैं। जबकि मानव शिल्प में क्या है? जो मानव ने बनाया है यानी मानव द्वारा निर्मित है, उसे प्रकृति शिल्प कहते हैं। तो इन चीजों में आपको
जो है आता है। जब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन प्रकृत शिल्प नहीं है, निम्न में से कौन सी प्रकृत शिल्प नहीं है, तब आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे ऐसे जो है जिसमें नहीं है, यानी कि प्रकृत शिल्प नहीं है। तो पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी, मानव, नदी, तालाब, ये सभी रहेंगे। उसमें एक दिया जाएगा चित्रकला। तो चित्रकला क्या है? यह मानव शिल्प है, न कि प्रकृति प्रदत्त शिल्प है। और प्रकृति शिल्प में जो है जैसे पर्वत, पठार, ये सभी आ जाएंगे। स्वयं मानव, पशु पक्षी, पेड़, नदी, तालाब, वन, जंगल, जो प्रकृति ने बनाई है वो प्रकृति शिल्प। ये पाणिनि का वर्गीकरण है, मैंने नहीं किया है। देखिए, मैं कुछ नहीं जो है जो पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्सल किताबों में आपको मिलेंगी जो है। तो इसीलिए जो है आपको यह जानना कि प्रकृति शिल्प जो मैंने आपको बताया यह है 2 रूपों में है। एक तो प्रकृति प्रदत्त है और उसी में सत्य, रज और तम गुणों का वर्णन किया है। सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा है, यही भारतीय सौंदर्य है। बहुत से सौंदर्य शास्त्री हैं, जैसे मान लीजिए आपके भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने क्या नाट्य शास्त्र, यानी कि इनकी रचना नाट्य शास्त्र है। इन्होंने रस सिद्धांत दिया है, रस सिद्धांत इन्होंने दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? रस सिद्धांत दिया है। इनके बाद अभिनव गुप्त आते हैं, अभिनव गुप्त आते हैं और अभिनव गुप्त ने क्या दिया है? जो है अभिव्यक्ति का सिद्धांत दिया है, 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 अभिव्यक्ति का सिद्धांत दिया है। अभिव्यक्ति का सिद्धांत यह दिया गया है। उसके बाद जो है शंकुक आते हैं। शंकुक जो है इन्होंने क्या दिया? जो है भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया है। इन्होंने भुक्तिवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया है। शंकुक महोदय ने किसका सिद्धांत दिया है? भुक्तिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसके बाद जो है भट्ट लोल्लट आते हैं और इन्होंने आरोपवाद का सिद्धांत दिया है, आरोपवाद का सिद्धांत दिया है। उसके बाद भट्ट नायक का सिद्धांत है, भट्ट नायक का सिद्धांत है। और भट्ट नायक ने जो सिद्धांत दिया है वह है, यह भुक्तिवाद है। और भट्ट लोल्लट का आरोपवाद हो गया जो है अनुमतिवाद। अनुमतिवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है। किसने? जो है भट्ट नायक ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया है। जबकि वहीं पर आचार्य भामह ने जो सिद्धांत दिया है वह अलंकारवाद का दिया है, अलंकारवाद का दिया है। और आचार्य बामन ने जो सिद्धांत दिया है वह रीतिवाद का दिया है, रीतिवाद का सिद्धांत दिया है। क्षेमेंद्र ने जो सिद्धांत दिया है, क्षेमेंद्र, वही कला विलास वाले क्षेमेंद्र ने जो सिद्धांत दिया है, इस क्षेमेंद्र का जो सिद्धांत था वह उनका सिद्धांत, क्षेमेंद्र का जो सिद्धांत था जो है वह अपेक्षितवाद था। इनका सिद्धांत था जो है औचित्यवाद का सिद्धांत था जो है। कौन था? जो है औचित्यवाद का सिद्धांत था, औचित्यवाद का सिद्धांत था। ये इतने सिद्धांत थे जिन्होंने दिया गया था जो है। इतने सिद्धांतों को यह भारतीयों ने दिया था। प्रथम सौंदर्य शास्त्री कौन थे? जो है भरत मुनि थे। इन्होंने जो है रस सिद्धांत दिया था। अभिनव गुप्त कौन थे? अभिव्यक्ति का सिद्धांत दिया। शंकुक ने भुक्तिवाद दिया, भट्ट लोल्लट ने आरोपवाद दिया, भट्ट नायक ने अनुमतिवाद दिया, आचार्य भामह ने अलंकारवाद दिया, आचार्य बामन ने रीतिवाद दिया, क्षेमेंद्र ने औचित्यवाद का सिद्धांत दिया। ये सभी सिद्धांत थे जो दिया गया था जो है खासकर। और एक आनंदवर्धन भी थे,
आनंदवर्धन, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत दिया, ध्वनि सिद्धांत दिया, ध्वनि सिद्धांत दिया, ध्वनि सिद्धांत। और ध्वनि सिद्धांत क्या है? यह आपका ध्वनि सिद्धांत जो है ध्वन्यालोक लोचन के रूप में यह दिया गया था। ये भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों के जो सिद्धांत थे उसको मैंने आपको बताया। यहां से आपको सिद्धांत के रूप में जितने सिद्धांत थे वो दिए गए थे। जो है ये जितने भी सिद्धांत हैं जो आपको मैंने आपसे बताया यहाँ पर, इन सिद्धांतों के रूप में फिर से आप एक बार देख सकते हैं कि कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों में, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों के रूप में था जो कि हेगल के थे। खासकर आपको सौंदर्य शास्त्र की जितने भी कंटेंट थे यहाँ से हम लोगों ने देखा था। इन्हीं सौंदर्य शास्त्रियों के रूप में अब हम लोग सौंदर्य शास्त्र के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे। जो वेस्टर्न के सिद्धांत हैं उसमें देखेंगे। इन भारतीय सिद्धांतों में खासकर जो सिद्धांतकार थे, जितने भी सिद्धांतकार थे रूप में, इन सिद्धांतकारों में क्षेमेंद्र के औचित्यवाद तक आपको अते पूरे सिद्धांत में एक ना क्वेश्चन आपको कन्फर्म, एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है। क्योंकि टीजीटी में यह यूनिक है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको उस जगह से मिलता है। जैसे वेस्टर्न से अगर एक क्वेश्चन पूछा गया तो आपको यहीं से एक क्वेश्चन आपको खासकर वहां से भी पूछा जाएगा, जो आपके इनके भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन सौंदर्य शास्त्रियों के अलावा भी कई सौंदर्य शास्त्री हैं, जिसमें कि आधुनिक सौंदर्य शास्त्रियों के रूप में हैं। जैसे जब आप देखेंगे तो उन सौंदर्य शास्त्रियों में खासकर जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, अवनीनाथ टैगोर हुए, आपके जो है उपराष्ट्रपति जो है पहले जो थे राधा कृष्णन जी हुए। ये सभी सौंदर्य शास्त्री जो है, जितने भी सौंदर्य शास्त्री हैं ये सभी सौंदर्य शास्त्री हैं। जितने भी फिलोसफर रूप में रहे हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ रचना किया है, वो सभी सौंदर्य शास्त्रियों के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से सौंदर्य शास्त्री किस रूप में हैं। अब देखिए यहाँ से आपको हर सौंदर्य शास्त्री के कितने सौंदर्य शास्त्री हैं और उनकी पुस्तक और सिद्धांत आपके सामने लिया गया है। सिगमंड फ्रायड जो है यह जर्मनी के हैं, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने लिबिडो थ्योरी को सिद्धांत दिया है। लिबिडो थ्योरी को का सिद्धांत इन्होंने दिया है। किस सिद्धांत को? लिबिडो थ्योरी का सिद्धांत। जो है मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने लिबिडो थ्योरी का सिद्धांत दिया है। आर.जी. कालिंगवुड हैं, आर.जी. कालिंगवुड हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इनकी रचना है, और इन्होंने जो है 1938 में यह सिद्धांत दिया था। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इनकी रचना है। यह भी सौंदर्य शास्त्री हैं और इनकी रचना प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, यानी कि कला का सिद्धांत इनका में है। अरस्तु सौंदर्य शास्त्रियों के रूप में जाने जाते हैं। विरेचन का सिद्धांत इन्हीं का है, या कैथारिस का सिद्धांत भी इन्हीं का सिद्धांत है। खासकर इन्होंने डार्क चैम्बर का सिद्धांत एक दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यह डार्क चैम्बर का सिद्धांत है जो आपसे पूछा जा सकता है। अरस्तु के अलावा बाद में प्लेटो आए। प्लेटो जो है, प्लेटो के सिद्धांत में अनुकृत का सिद्धांत है, जिसे मिमेसिस का सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले इसे प्लेटो ने दिया था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि जो है, जब भी आप आता है अरस्तु और प्लेटो दोनों दिया रहे, तब आपको अरस्तु ही लगाना है, अरस्तु। लेकिन सबसे पहले अगर यह सिद्धांत दिया किसने था, मिमेसिस का सिद्धांत, तो यह खासकर अरस्तु के नाम से ही जाता। अगर प्लेटो और अरस्तु दोनों दिया गया है तो अब आप अरस्तु को ही लगाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ प्लेटो दिया है तो आप प्लेटो को लगा सकते हैं। लेकिन अगर अरस्तु दिया हुआ है तो आप अरस्तु को ही लगाइए, क्योंकि अरस्तु ने इसका व्यवस्थित सिद्धांत दिया था। लेकिन सबसे पहले चर्चा करने की बातें जो थी वह प्लेटो ने किया था, इसलिए यह मिमेसिस का सिद्धांत, अनुकृत का सिद्धांत या मिमेसिस का सिद्धांत के रूप में से जाना जाता है। हर्बर्ट रीड महोदय हैं, मीनिंग ऑफ आर्ट इनकी पुस्तक है। हर्बर्ट रीड की पुस्तक का नाम है मीनिंग ऑफ आर्ट। क्वेश्चन दोस्तों, मैं ये हमेशा कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से टीजीटी में रहेगा, यह गारंटी ले लीजिए, एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। मैंने आपकी जो यूनिट शुरू की है रूपांकन की, इस यूनिट में जो रूपांकन की यूनिट शुरू है, इस रूपांकन की पहली यूनिट में, यानी कि यह यूनिट आपकी फर्स्ट है, और इस यूनिट में आपको जो है यह सौंदर्य शास्त्र से आपको 2 क्वेश्चन से आपको मिलेंगे जो कंफर्म, और पूरा जो इस यूनिट से आपको 15 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिल सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आपको
मिलेंगे जो है, ये कंफर्म है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो है। तो यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। प्लेटो के बाद हर्बर्ट रीड का सिद्धांत है मीनिंग ऑफ आर्ट, जिसे आप ही रहे हैं, है। एच ग्रोम्बीस का सिद्धांत है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड इल्यूजन इनकी रचनाएं हैं। द स्टोरी ऑफ आर्ट, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो कि एच ग्रीवीज, इन सभी को सुजैन लंगर वगैरह को तो जान रहे हैं, लेकिन यह ग्रेविस का क्वेश्चन आपकी बार आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड इल्यूजन, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है क्योंकि यह यूजीसी में पूछा गया क्वेश्चन है और पुनः जो है आपसे पूछा जाएगा। सुजैन के लैंगर जो है यह फिलॉसफी इन ए न्यू की इनकी रचना है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। ओकोकुरा जो है यह जापानी कलाकार थे, आइडियल ऑफ ईस्ट के रूप में, आइडियल्स ऑफ ईस्ट के रूप में यह इनकी पुस्तक का नाम है और यहाँ से यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। विलियम होगार्थ, यह भी जो है इंग्लैंड के यूके के जो है कलाकार थे और द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी इनकी रचना है। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी इनकी रचना है, एनालिसिस ऑफ ब्यूटी इनकी रचना है, यहाँ से पूछा जा सकता है। कोचे जो है यह इटली के थे, इटली के हैं और अभिव्यंजनावादी हैं और इनकी फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट इनकी रचना है, फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट इनकी रचना है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। और उसके बाद रस्किन जो है यह भी मॉडर्न पेंटर्स इनकी रचना है और यह खासकर इम्पॉर्टेंट रचना है, हमेशा पूछी जा सकती है, इसलिए यह पूछी जा सकती है। मॉडर्न पेंटर्स रचना इनकी पूछी जा सकती है, यह इंपॉर्टेंट है, आपसे हमेशा जो है इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, पूछी गई भी है। हीगल महोदय, मैंने आपसे बताया था कि द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट, दो इनकी रचनाएं हैं और इसमें सौंदर्य शास्त्र का वर्णन इन्होंने किया है, सौंदर्य शास्त्र का इन्होंने वर्णन किया है और इसी सौंदर्य शास्त्र में इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट में सौंदर्य शास्त्र का वर्णन किया है, जबकि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में इन्होंने कला का वर्गीकरण किया है। लोजाइनस का सिद्धांत जो है वह है पोरफायरी ग्रंथ में इन्होंने दिया था, पोरफायरी जो है, और इसी को उदात्त का सिद्धांत कहते हैं, उदात्त का सिद्धांत कहते हैं, उदात्त का सिद्धांत कहा जाता है, उदात्त का सिद्धांत इसे कहते हैं, यह उदात्त का सिद्धांत, और इसी को पोरफायरी ग्रंथ में पोरफायरी का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्टेला कैम्ब्रिस, वही स्टेला कैम्ब्रिस है, प्रिंसेस ऑफ शिवा, एक्सप्लोरिंग इंडिया सीक्रेट आर्ट इनकी रचनाएं हैं और इन्होंने, यह आनंद कुमार स्वामी की पत्नी भी रही हैं और इन्होंने भारतीयता पर बहुत से निबंध भी लिखे हैं। यूएसए की हैं, इंडियन टेम्पल इनकी रचना है, यह अमेरिका की हैं और इंडियन टेम्पल इनकी रचना है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। इंडियन टेम्पल जो है भारतीय मंदिरों पर इन्होंने विशेष रूप से किया है। रोजर फ्राई यूके की हैं, रोजर फ्राई और रूपवाद के प्रवर्तक हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इनकी रचना है, यह रूपवाद के प्रवर्तक हैं रोजर फ्राई, यह यूके के हैं, यह ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि यह कहाँ के हैं, यूके के हैं और रोजर फ्राई जो है रूपवाद के प्रवर्तक हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में इनकी सिद्धांत है, रूपवाद के प्रवर्तक। पर्सी ब्राउन है, इंडियन आर्किटेक्चर इनका प्रमुख रूप है, भारतीय वास्तुकला इनकी पुस्तक है पर्सी ब्राउन के रूप में। अगले जो है हेनरिक जिमर जो है, हेनरिक जिमर हैं, इन्होंने सभ्यता सिविलाइजेशन के रूप में इन्होंने पुस्तक लिखी है, सिद्धांत भी है। कांट हैं, यह क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो है इन्होंने 1790 में यह लिखा था, क्रिटिक ऑफ जजमेंट और क्रिटिक ऑफ जजमेंट के रूप में इन्होंने लिखा था जो है। तो गणपत बी स्थपित भी एक कार हैं, इनकी इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के रूप में इनकी रचना है और यह है खासकर आपको यह पूछी गई है, 2021 में भी इसे पूछा गया है, टीजीटी में यह पूछी गई है, टीजीटी में, और यह की बार भी इसे पूछा जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट रचना है जिसका आपको। अगला एके स्वामी है आनंद कुमार स्वामी, कला और स्वदेशी इनकी सबसे
पुस्तक है और यहाँ से आपको यह पूछा जा सकता है। ये आपके जितने भी सिद्धांत थे सौंदर्य शास्त्र के, उन सिद्धांतों के रूप में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यही जो है आपका सौंदर्य शास्त्र से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। हमें लगता है कि अब तेजेंद्र ठाकुर जी को ये समझ में आ गया होगा कि सर पढ़ा क्या रहे थे, क्योंकि अभी तक इन्हें यही नहीं मालूम हो रहा था कि सर ये सिलेबस में नहीं है, फिर क्यों पढ़ा रहे थे। मित्र, ये सिलेबस आपका टीजीटी के सिलेबस से पढ़ेंगे तो सब सिलेबस पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ना जरूरी है, जो कि कला का सिलेबस है। ठीक मित्र, हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। सभी जितने भी जुड़े हुए दोस्त हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहां आपका जो है सौंदर्य शास्त्र के बाद हम लोग आपके कला के अंग या कला के तत्व के रूप में आएंगे जो है। ठीक दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जुड़े हैं। जय हिंद दोस्तों।